मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज डीएमएलटी के अपने फर्स्ट ईयर के एक अपना पेपर लगता है ह्यूमन फिजियोलॉजी का। उस ह्यूमन फिजियोलॉजी में से आज अपने चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सर्कुलेशन सिस्टम। ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है सर्कुलेशन सिस्टम। देखिएगा सर्कुलेशन सिस्टम एक्चुअल में है क्या, सीधा सा बताऊं आपको मैं। सबसे पहले तो देखिएगा सर्कुलेशन, ह्यूमन के अंदर सर्कुलेशन होता किसका है? तो ह्यूमन के अंदर सर्कुलेशन होता है ब्लड का, ब्लड का सर्कुलेशन। अब ब्लड का सर्कुलेशन ह्यूमंस के अंदर क्यों किया जाता है? क्योंकि ह्यूमन के अंदर साइकिल चलता है ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर लेके आना और CO2 को ब्लड से रिमूव करना। ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर लेके आना और CO2 को ब्लड से रिमूव करना, ब्लड से रिमूव करना। यही ह्यूमन के अंदर सर्कुलेशन सिस्टम चलता है। इसी तरह से ब्लड पूरी बॉडी के अंदर ट्रेवल करता है और ट्रेवल करने के बाद क्या होता है, वो ऑक्सीजन को लाता रहता है और CO2 को, वेस्ट मटेरियल को मीडियम से रिलीज करता रहता है। अब देखिएगा सर्कुलेशन सिस्टम इन विच द ब्रांच ऑफ साइंस which deal about the circulation system या study about the circulation system, that is known as angiology. The branch of science in which deal with the circulation system of human, that is called angiology. साइंस की जिस ब्रांच के अंदर सर्कुलेशन सिस्टम का स्टडी किया जाता है उस ब्रांच को एंजियोलॉजी बोला जाता है। और फादर ऑफ एंजियोलॉजी, जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एक बार बेटा सर्कुलेशन का। जो फादर ऑफ एंजियोलॉजी है वो है विलियम हार्वे। फादर ऑफ एंजियोलॉजी विलियम हार्वे। या अपने देखें यदि बात की जाए कि डिस्कवरी ऑफ एंजियोलॉजी या डिस्कवरी ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम, तो वो भी विलियम हार्वे का ही नाम लिया जाता है। इसीलिए फादर ऑफ एंजियोलॉजी भी विलियम हार्वे को ही बोला जाता है। इसके बाद देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ह्यूमन के अंदर, उसका ओरिजिन कहाँ से होता है। तो ओरिजिन ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है उसका ओरिजिन होता है मेजोड्रम लेयर से। मेजोड्रम लेयर्स या मेजोड्रमिक ओरिजिन भी बोल दिया जाता है उसको, या उसको मेजोड्रमिक ओरिजिन भी बोल दिया जाता है। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, पहले हमारी बॉडी की जब कंप्लीट ओरिजिन होता है तो उसके 3 लेयर्स होते हैं, एक्जोड्रम, मेजोड्रम और एंडोड्रम। एक्जो आउटर, एंडो अंदर और मेजो बीच का। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम का ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है? वो मेजोड्रम लेयर से होता है, नो डाउट। अब देखिएगा सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो मेनली किस तरह से बॉडी के अंदर वर्क करता है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की यदि बात करें या कंपेयर किया जाए तो मेनली 2 टाइप्स के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। फर्स्ट ओपन सर्कुलेशन सिस्टम एंड सेकेंड क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब स्टडी किया जाता है तो मेनली जो सर्कुलेशन सिस्टम का स्टडी किया जाता है वो 2 टाइप से किया जाता है। किसके बेस पे? ब्लड ट्रेवल के बेस पे। किसके बेस पे? ब्लड ट्रेवल कैसे करता है बॉडी के, इसके अकॉर्डिंग मेनली जो सर्कुलेशन सिस्टम स्टडी किया जाता है वो 2 टाइप से किया जाता है। एक ओपन सर्कुलेशन सिस्टम एंड वन
सेकेंड इज क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम। देखिएगा फर्स्ट इज ओपन सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है। व्हाट इज ओपन सर्कुलेशन सिस्टम? जब ब्लड ट्रेवल करे, व्हेन ब्लड इज ट्रेवल विद द सेल्स एंड टिश्यू, जब सेल और टिश्यू में डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेट करे, डायरेक्ट ब्लड ट्रेवल करे, तो उस सिस्टम को बोला जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ में आया? जब ब्लड डायरेक्ट किसी सेल के साथ या डायरेक्ट किसी टिश्यू के साथ ब्लड ट्रेवल करे तो उसको बोला जाता है क्या? ओपन सर्कुलेशन सिस्टम। ओपन सर्कुलेशन सिस्टम जो है वो does not require blood vessels। ओपन सर्कुलेशन सिस्टम में ब्लड को ट्रेवल करने के लिए किसी भी तरह की वेसल्स नहीं चाहिए, ना उसको आर्टरी ना उसको वेन। यानी कि ब्लड को किसी भी तरह की वेसल्स नहीं चाहिए ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए, उसको बोला जाता है ओपन सर्कुलेशन सिस्टम। सीधा का सीधा डायरेक्ट ओपनली ट्रेवल करता है। सेकेंड, इसका एग्जाम्पल यदि देखें तो इसका एग्जाम्पल होता है मोलस्का एंड आर्थ्रोपोड्स भी आप इसके अंदर स्टडी कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मोलस्का या आर्थ्रोपोड। इसमें कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? सिंपल से फिर से बता दूं, देखिएगा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है क्या? व्हाट इज ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम? तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का मीन होता है कि ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर ट्रेवल करवाना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। देखिएगा सीधा सा मीनिंग होता है कि आपका क्वेश्चन होगा कि सर ब्लड ट्रेवल करता क्यों है, ब्लड ट्रेवल क्यों करता है? तो जब हम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जब हमें, तो उस टाइम हमारे अंदर जो स्टोरेज फूड है उस स्टोरेज फूड को तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हेल्प से ब्लड को फूड को ब्रेक डाउन किया जाएगा और हमें एनर्जी दी जाएगी। तो जब ब्रेक डाउन किया जाएगा तो ऑक्सीजन फिर आएगा कहाँ से? ये आपका क्वेश्चन होगा कि सर ऑक्सीजन की हेल्प से ब्लड को हम स्टोरेज फूड को ब्रेक डाउन करेंगे तो वो ऑक्सीजन आएगा कहाँ से? तो वो ऑक्सीजन क्या किया जाता है, हम बाई रेस्पिरेशन लंग्स में आता है ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन को ब्लड के साथ मिक्स करके पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट किया जाता है। और जहां जहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वहां वहां स्टोरेज फूड को ऑक्सीजन तोड़ता है। और जायज सी बात है कि सीधी सी डायरेक्ट बताऊं कि हमारे अंदर फूड स्टोरेज ग्लूकोज के रूप में होता है। तो फूड स्टोरेज किस रूप में होता है? ग्लूकोज C6H12O6। अब जब C6H12O6 को तोड़ा जाएगा, एनर्जी बनाएगी, तो इस C6 से क्या आएगा? कार्बन आ जाएगा, और वो ऑक्सीजन ये कार्बन साथ में लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक इस तरह से अपने दो तरह के ब्लड बोले जाते हैं, एक बोला जाता है प्योर ब्लड और एक बोला जाता है अनप्योर ब्लड। प्योर और अनप्योर का ऐसा मतलब नहीं होता कि कुछ उसके अंदर वेस्टेज मिल जाता है, बस यही मीन है कि जहां पे ब्लड के साथ ऑक्सीजन ट्रेवल करे दैट इज द प्योर ब्लड, एंड देन ट्रेवल द CO2 विद द ब्लड, वेट इज एन अनप्योर ब्लड। जब ऑक्सीजन ब्लड के साथ ट्रेवल करे तो उसको तो हम डायरेक्ट प्योर ब्लड बोल देते हैं, बट जब ऑक्सीजन ट्रेवल ना करके ब्लड के साथ CO2 ट्रेवल करे तो इन दिस केस हम उसे क्या बोलेंगे? अनप्योर ब्लड बोलेंगे। तो वो क्या होगा? ब्लड एनर्जी बना करके ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाएगी, ब्लड के साथ ट्रेवल करेगी, जहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी स्टोरेज टूटेगा और ब्रेकडाउन होने के बाद ऑक्सीजन इस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो वापस ब्लड के साथ कहाँ आ जाएगा? हार्ट में आ जाएगा, हार्ट से ही जाएगा और हार्ट में ही आ जाएगा। इसीलिए सर्कुलेटरी सिस्टम की जो साइट होती है ह्यूमंस की वो हार्ट होती है, नो डाउट। अब इस तरह से ब्लड क्या करेगा? सर्कुलेट करेगा। यही सिस्टम अपने को सर्कुलेटरी सिस्टम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना है। अब स्टडी ऑफ एंजियोलॉजी, स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एंजियोलॉजी।
और फादर ऑफ एंजियोलॉजी इज विलियम हार्वे। यानी कि आप फादर ऑफ एंजियोलॉजी बोल सकते हो या आप डिस्कवरर ऑफ एंजियोलॉजी बोल सकते हो, ठीक है, दोनों एक ही बात है, विलियम हार्वे। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? नो डाउट। देखिएगा, अब ओरिजिन जो ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम का होता है वो होता है मेसोडर्म लेयर से। मैंने आपको बताया था कि पूरी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी का जो ओरिजिन होता है वो 3 लेयर से होता है, एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मेसोड्रम। एक्टो, एंडो और मेजो। मेजो बीच वाला, एक्टो आउटर, एंडो इनर, ठीक है। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का ओरिजिन होता है मेसोड्रम लेयर से। बट इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन यदि बात की जाए तो हार्ट जो ओरिजिन होता है वो एंडोकार्डियम होता है। हार्ट का ओरिजिन एंडोकार्डियम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का ओरिजिन मेसोड्रम लेयर से होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद देखिएगा टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम टू टाइप्स, ओपन एंड क्लोज। ओपन में डायरेक्ट ब्लड फ्लो करता है सेल और टिश्यू के साथ डायरेक्ट, यानी कि किसी भी तरह की ब्लड वेसल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसको बोला जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जांपल है मोलस्का, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब देखिएगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड ट्रेवल विद वेसल्स, ब्लड वेसल्स के साथ ट्रेवल करता है, यानी कि ब्लड ओपन ट्रेवल नहीं करता, यहाँ पे वेसल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती और यहाँ पे ब्लड क्या करता है? वेसल्स के साथ ट्रेवल करता है, यानी कि क्लोजली ट्रेवल करता है। इसका एग्जांपल यदि देखें तो आप देख सकते हो मैमल, या आप इसको डायरेक्ट लिखो, हमें पढ़ना है ह्यूमन, हमें ह्यूमन पढ़ना है तो ह्यूमन लिखें। और सेकंड आप लिख सकते हो रेबिट। फर्स्ट ह्यूमन और सेकंड आप लिख सकते हो रेबिट। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो डाउट, ठीक है। अब देखिएगा कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, या सर्कुलेशन सिस्टम के अंदर कंपोनेंट क्या क्या होता है? या सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या क्या होता है? फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में लिखोगे पहला कि सर्कुलेशन क्यों किया जाता है। मैंने बताया था कि सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट करने के लिए ही ब्लड का सर्कुलेशन किया जाता है। सेकंड, ट्रांसपोर्ट द गैसेज एंड हार्मोन, ट्रांसपोर्ट द गैसेज एंड हार्मोन, गैस या हार्मोन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। थर्ड, जब गैस को मैंने बताया था कि जब ट्रांसपोर्ट करेगा तो इसके साथ हार्मोन को भी ट्रांसपोर्ट करेगा, जब ट्रांसपोर्ट करेगा तो ऑक्सीजन लेके जाएगा तो वापस बदले में क्या देगा? CO2 देगा ना। तो मैंने आपको क्या बोला था, जब CO2 देगा तो उसने लिया क्या था? ऑक्सीजन लिया था। तो हम ऑक्सीजन वाले को तो क्या बोल रहे थे? प्योर ब्लड बोल रहे थे। तो CO2 वाले को क्या बोल देंगे? अनप्योर। यानी कि थर्ड फंक्शन इसका है रिमूव द वेस्ट मटेरियल,
वेस्ट मटेरियल को रिमूव करेगा सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? फिर से देखिएगा बड़े प्यार से। सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट करेगा। दूसरा, ट्रांसपोर्ट द गैस एंड हार्मोन, मान लीजिएगा ऑक्सीजन, हार्मोन। देखिएगा हार्मोन क्या होता है सर? हार्मोन एक ऐसा बायोकैटालिस्ट है, दो वर्ड आते हैं, एक हार्मोन और एक एंजाइम। थोड़ा सा अलग से देख लेते हैं एक बार अपने रफ, एक हार्मोन्स और एक एंजाइम्स। कहीं कंफ्यूज नहीं होना आपको, थोड़ी सी एक बात ध्यान रखनी है, एक होता है हार्मोन और एक होता है एंजाइम। हमारी बॉडी के अंदर 3 टाइप्स की ग्लैंड होती है। हमारी बॉडी के अंदर 3 टाइप्स की ग्लैंड होती है। एक होती है एक्सोक्राइनो, एक होती है एंडोक्राइनो और एक होती है मिक्स ग्लैंड। हमारी बॉडी में 3 टाइप्स की ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइनो ग्लैंड, एंडोक्राइनो ग्लैंड एंड मिक्स ग्लैंड। देखिएगा जिस ग्लैंड में या एंजाइम रिलीज किया जाएगा, बाय द हेल्प ऑफ ग्लैंड रिलीज द एंजाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सोक्राइनो ग्लैंड। जो ग्लैंड्स एंजाइम रिलीज करे वो ग्लैंड्स हमेशा एक्सोक्राइनो ग्लैंड होती है। समझे मेरी बात? अब जो एंजाइम रिलीज करेगी उसकी एक खास बात और होगी, उसकी मेन बात क्या होगी, वो हमेशा एंजाइम हमेशा विद डक्ट रिलीज होती है। किसी डक्ट की हेल्प से या ट्यूब की हेल्प से ही एंजाइम रिलीज हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एंजाइम ब्लड में रिलीज कर दिया, नहीं, वो ब्लड सेल को डैमेज कर देगा। समझे? तो जो एक्सोक्राइनो ग्लैंड्स है वो किसी पर्टिकुलर डक्ट के द्वारा एंजाइम को रिलीज करेगी। यानी कि मेरा कहने का मतलब कि एंजाइम को हम डायरेक्ट ब्लड में रिलीज नहीं कर सकते। समझे ना मेरी बात? तो एक्सोक्राइनो ग्लैंड बाय द हेल्प ऑफ डक्ट रिलीज द एंजाइम। एंडोक्राइनो ग्लैंड हार्मोन रिलीज करेगी। एंडोक्राइनो ग्लैंड हार्मोन रिलीज करेगी। अब जो ग्लैंड हार्मोन रिलीज करेगी उसका एक बात ध्यान रखना कि एंडोक्राइनो ग्लैंड जब हार्मोन रिलीज करेगी तो वो विदाउट डक्ट करेगी, उसको किसी भी डक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। विदाउट डक्ट क्या करेगी, वो हार्मोन रिलीज करेगी। इसीलिए हार्मोन को जब विदाउट डक्ट रिलीज किया जाता है तो फिर कैसे किया जाएगा? जब हार्मोन को ट्रेवल भी करवाना है वो डक्ट की हेल्प भी नहीं लेनी। जाहिर सी बात है, ट्रेवल भी करवाएंगे और हेल्प भी नहीं लेंगे तो फिर किसके साथ ट्रेवल करेंगे ब्लड को? इसको हार्मोन को बाय द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट मीन बाय द हेल्प ऑफ ब्लड की हेल्प से उसको क्या करवाएंगे? ट्रेवल करवाएंगे। समझे ना मेरी बात आप? हार्मोन और एंजाइम में थोड़ा सा डिफरेंस। तो ये थे उसके फंक्शंस। अब देखिएगा सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट क्लास के अंदर या पहले आप थोड़ा सा मैसेज कर देना, किसी भी तरह का डाउट हो तो वो क्लियर कर दिया जाएगा। कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो कंपोनेंट होता है वो क्या क्या होता है? फर्स्ट हम स्टडी करेंगे ब्लड वास्कुलर सिस्टम, उसके बाद लिम्फ सिस्टम करेंगे और उसके बाद पर्टल सिस्टम करेंगे।
बट एक बार पहले हम ब्लड के कंपोनेंट में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट में स्टडी करेंगे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, कोई प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को नहीं है? अब ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर हम स्टडी करेंगे सबसे पहला ब्लड का वेस्कुलर होता कहाँ से, उसकी साइड क्या होती है? हार्ट। सेकंड, उसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या रहती है? ब्लड वेसल्स। और थर्ड, उसके अंदर क्या होता है? ब्लड या फ्लूइड। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट हार्ट, क्योंकि साइट होती है हार्ट, उसके बाद ब्लड वेसल सिस्टम और उसके बाद ब्लड, नो डाउट। अब नाउ अपने स्टडी करेंगे हार्ट। नाउ स्टडी अबाउट द हार्ट। सबसे पहले हार्ट के देखेंगे लोकेशन। सेकंड हार्ट के अपने देखेंगे प्रोटेक्शंस। और थर्ड हार्ट के अपने देखेंगे स्ट्रक्चर। फिर एक बार से ध्यान से देखिएगा थोड़ा, हम बात कर रहे हैं ब्लड कंपोनेंट्स या सर्कुलेटरी सिस्टम का कंपोनेंट्स। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स में फर्स्ट ऑफ ऑल अपने स्टडी करेंगे अबाउट ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स या ब्लड वेस्कुलरेटरी सिस्टम। जब ब्लड वेस्कुलरेटरी सिस्टम की स्टडी करेंगे तो सबसे पहली साइट, यानी कि ब्लड वेस्कुलरी सिस्टम में यूज किसका किया जाता है? तो जो ट्रांसमीटर का काम करता है वो होता है हार्ट मेनली। जो उसके बाद हेल्प किसकी ली जाती है? ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रेवल कौन करता है? फ्लूइड कौन सा होता है? ब्लड। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी अबाउट हार्ट। हार्ट की लोकेशन, सबसे पहले तो हार्ट की साइट क्या होती है, लोकेटेड कहाँ रहता है? तो इस तरह से ये लंग्स होता है, ये कार्डियल सिस्टम होता है। तो ये जो लंग्स है वो लंग्स, इसको बोल दिया, जाहिर सी बात है कि इस तरह से कि इधर वाला राइट, इधर वाला लेफ्ट, तो इधर वाला राइट लंग्स और इधर वाला लेफ्ट लंग्स। लेफ्ट लंग्स, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स के बीच में ये जो स्पेस होता है, ये वाला, यहाँ पे हार्ट लोकेटेड रहता है। तो सबसे पहले थोड़ा मैं आपको बता दूं कि कंफ्यूज ना होना, इधर वाला लंग्स जो होता है, कौन सा? ये राइट लंग्स। राइट लंग्स साइज में बिगेस्ट होता है कंपेयर देन लेफ्ट लंग, यानी कि राइट लंग्स को डिवाइड किया जाता है अपर लोअर, मीडियम लोब और लोअर लोब, 3 लोब्स में डिवाइड किया जाता है। और इधर वाले हार्ट्स को अपर लोअर लोब और लोअर लोब, यानी कि इधर का लंग्स जो होता है लेफ्ट लंग्स साइज में स्मॉलेस्ट होता है और जो राइट लंग्स है वो जो साइज में थोड़ा लार्जर होता है। बिकॉज कि यहाँ पे इसके साथ ये होती है, इस नोच को बोला जाता है, ये वाली जो नोच है, इस नोच को बोला जाता है कार्डियल नोच।
under the left lung a notch is present that is called cardial notch. No doubt. कार्डियल नोच के बीच में, इस वाली नोच को कार्डियल नोच बोला जाएगा। इसके बीच में ये जो स्पेस है, इस स्पेस को बोला जाता है मीडियास्टिनम स्पेस। जो इस नोच के नीचे जो स्पेस है, उस स्पेस को क्या बोला जाता है? मीडियास्टिनम स्पेस बोला जाता है। नो डाउट। इस नोच को कार्डियल नोच और कार्डियल नोच के दोनों लंग्स के बीच का जो स्पेस है, उस स्पेस को मीडियास्टिनम स्पेस। हार्ट यही लोकेटेड रहता है, किसके अंदर? इस स्पेस के अंदर। मैं सीधा रफ डायग्राम बना रहा हूं, एक बार हार्ट का देख लेते हैं। ये हार्ट स्लाइटली बाइंड विद द कार्डियल नोच विद लेफ्ट लंग। और यानी कि लोकेशन की बात क्लियर होगी ना, कि हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन द मीडियास्टिनम स्पेस, या हार्ट इज स्लाइटली बाइंड विद द कार्डियल नोच ऑफ लेफ्ट लंग। दो चीजें लिख सकते हैं, एक हार्ट इज लोकेटेड इन द मीडियास्टिनम स्पेस, और सेकेंड हार्ट इज स्लाइटली बाइंड विद द कार्डियल नोच ऑफ लेफ्ट लंग्स। कार्डियल नोच बोल तो लेफ्ट लंग की कोई जरूरी नहीं, कोई कार्डियल नोच होता ही लेफ्ट लंग्स में, इधर कार्डियल नोच होती है, और इसी वजह से इधर का लंग्स जो होता है वो साइज में थोड़ा छोटा होता है। नो डाउट। तो हम इसको लिखेंगे लोकेशन, लिखेंगे हार्ट इज लोकेटेड इन मीडियास्टिनम स्पेस और बाइंड विद स्पेस और बाइंड विद कार्डियल नोच। बाइंड विद कार्डियल नोच, कार्डियल नोच के साथ हार्ट बाइंड रहता है। कोई प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को? नो डाउट, सिंपल सी बात है। अब देखिएगा हार्ट की प्रोटेक्शन क्या क्या है। हार्ट की प्रोटेक्शन क्या क्या है, इसको रफ कराऊंगा एक बार, फिर से थोड़ा देख लो। हार्ट का जो कंपोनेंट है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो कंपोनेंट है वो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में स्टडी किया जाता है, और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट, एंड सेकंड ब्लड वेसल, एंड थर्ड ब्लड और फ्लूइड। तो हार्ट है, तो हार्ट की सबसे पहले स्टडी करेंगे, स्टडी अबाउट द लोकेशन। हार्ट इज लोकेटेड इन द मीडियास्टिनम स्पेस और टाइटली बाइंड विद द कार्डियल नोच। नो डाउट। अब नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। हार्ट, ये मान लीजिएगा हार्ट, इसको मैं डिवाइड कर दूं, ये। अब पहली बात तो हार्ट को प्रोटेक्शन चाहिए क्यों? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये होगा कि सर हार्ट को प्रोटेक्शन चाहिए ही क्यों?
तो हार्ट को कोई भी आउटर इंजरी ना आ पाए या हार्ट को कोई भी किसी भी तरह का आउटर शॉक ना लगे, ठीक है। तो शॉक को एब्जॉर्व करने के लिए या आउटर इंजरी से बचने के लिए या फ्रैक्शन लेस इन्वायरमेंट हार्ट को देने के लिए हार्ट को प्रोटेक्शन जरूरी है। क्वेश्चन होगा कि सर क्यों? तो एक बात ध्यान रखिएगा, ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्ट ही एक ऐसा ऑर्गन्स है जो लाइफ में कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता, और जिस दिन हार्ट डिस्टर्ब हो जाए उस दिन कुछ बचता नहीं। तो हार्ट की प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, इसीलिए हम हार्ट को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। अब मान लीजिएगा ये हार्ट है, थोड़ी मेरी ड्राइंग थोड़ी रफ की है मैंने, और होती भी रफ है बोर्ड पे, तो ध्यान देना कि हार्ट जो प्रोटेक्ट रहता है वो हार्ट हमेशा, हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय द डबल मेम्ब्रेन बाउंड। हार्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड रहता है, हार्ट जो प्रोटेक्ट रहता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि इसको थोड़ा मैं नीचे बनाता हूँ, छोटा बनाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। ये हार्ट है। सर आप हार्ट ऐसा क्यों बनाते हो, वो बताएंगे आगे आपको। ये रफ डायग्राम हार्ट का समझने के लिए देखिए। डबल मेम्ब्रेन बाउंड, फर्स्ट मेम्ब्रेन, एंड सेकेंड मेम्ब्रेन। ये हार्ट को कवर कर दिया। फर्स्ट मेम्ब्रेन जो अंदर की है और सेकेंड मेम्ब्रेन जो बाहर की। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। फर्स्ट इज इनर मेम्ब्रेन एंड सेकेंड इज आउटर मेम्ब्रेन। Inner membrane is called visceral membrane and outer membrane is called perital membrane। सबसे पहले हार्ट में लोकेशन स्टडी कर ली, अब हार्ट में स्टडी करेंगे प्रोटेक्शन। तो हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय द डबल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। हार्ट से रिलेटेड जो स्टडी है उसको कार्डियोलॉजी बोला जाता है, जो यहाँ का सारा टोटल सरफेस होता है उसको कार्डियोलॉजी बोला जाता है। और कार्डियोलॉजी जब बोला जाता है तो उससे रिलेटेड जो नॉलेज रखता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर। तो इस प्रोटेक्ट जो हार्ट होता है, हार्ट इज प्रोटेक्ट बाय द डबल मेम्ब्रेन एंड दिस दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ए कार्डियल मेम्ब्रेन। नो डाउट ये कार्डियल मेम्ब्रेन है और ये भी कार्डियल मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड विसरल मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरिटल मेम्ब्रेन। नो मैम, इसके बीच में इस तरह का एक फ्लूइड बना रहता है,
इसके बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है और इस फ्लूइड को बोला जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, बिकॉज कार्डिया एंड आउटर ऑफ कार्डिया दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डिया। ठीक है, ये कार्डियल सिस्टम है, कार्डियल सिस्टम के आउटर या पेरिटल जो भरा रहता है उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम क्या होता है कि मान लीजिएगा कि ये कोई ये सरफेस है, उस सरफेस पे हमने एक मारा, छड़ी से मारा, तो छड़ी से मारा तो हमें पेन होगा, जाहिर सी बात है पेन होगा। और हमने ऊपर क्या रख दिया, ये मान लीजिएगा एक बैग है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है और ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है। इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में हमने एक फ्लूइड भर दिया और उस फ्लूइड भर के हमने इसके ऊपर रख लिया। अब हमने किसी भी स्टिक से मारा तो हमें पेन नहीं हो रहा। समझे ना मेरी बात आप? पहले पेन हो रहा था, अब हमने बीच में स्टिक लगा दी तो अब हमें पेन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि अब किसी भी आउटर कोई भी शॉक होगा या आउटर कोई भी इंजरी होगी तो वो क्या करेगी, इसको प्रोटेक्ट करेगी। कौन? डबल मेम्ब्रेन के बीच में फिल किया गया पेरिकार्डियम फ्लूइड। प्रोटेक्शन के बारे में कोई डाउट किसी भी बच्चे को? सिंपल सी बात है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड है प्रोटेक्शन, और उस डबल मेम्ब्रेन बाउंड को क्या बोला जाता है? और कॉल इज पेरिकार्डियल membrane, that is called pericardial membrane. Pericardial membrane is double layer. First of all, its inner layer is called visceral layer and outer layer is called parietal layer या parietal membrane. और parietal membrane और visceral membrane के in between जो field रहता है that is called pericardial fluid. That is called pericardial fluid. No doubt. अब देखिएगा function of pericardial fluid. Function of pericardial fluid. फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो फंक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करेंगे शॉक एब्जॉर्बिंग। किसी भी आउटर शॉक से एब्जॉर्ब करना, किसी भी आउटर शॉक को एब्जॉर्ब कर लेना ही फंक्शन है किसका? पेरिकार्डियल फ्लूइड का। सेकंड है प्रोटेक्ट अगेंस्ट आउटर इंजरी। आउटर इंजरी, किसी भी आउटर इंजरी से प्रोटेक्ट करना। किसको? हार्ट को। कोई प्रॉब्लम? थर्ड है फ्रैक्शनलेस एनवायरनमेंट देना हार्ट को। थर्ड क्या है? फ्रैक्शनलेस एनवायरनमेंट देना हार्ट को। ये इसका था प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट। नो डाउट। अब एक क्वेश्चन होगा कि सर यदि पेरिकार्डियल फ्लूइड डिस्टर्ब हो जाए तो पेरिकार्डियल, व्हेन द पेरिकार्डियल फ्लूइड इज डिस्टर्बिंग, तो उसको बोला जाता है डिजीज। नोट लगा के स्टडी करेंगे।
कि when inflammation in the fluid, तो in this case या in these conditions when the जब किसी भी तरह की इन्फ्लामेशन आ जाए पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के अंदर या पेरिकार्डियल फ्लूइड के अंदर, तो उस कंडीशंस के अंदर हार्ट पेन होने लग जाता है और उस प्रॉब्लम को बोला जाता है पेरिकार्डाइटिस। उस प्रॉब्लम को बोला जाता है पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस इज ए डिजीज या उस डिजीज को या उस प्रॉब्लम को बोला जाता है कंडीशंस या प्रॉब्लम उसको बोला जाता है पेरिकार्डाइटिस डिजीज, पेरिकार्डियल डिजीज। नो प्रॉब्लम, पेरिकार्डियल डिजीज। अब हम ब्लड वस्कुलर या हार्ट वस्कुलर सिस्टम के अंदर, ब्लड वस्कुलर सिस्टम के अंदर अपने पढ़ा था सबसे पहले हार्ट, और उस हार्ट के अंदर सबसे पहले पढ़ा था हमने लोकेशन, सेकंड देखा था प्रोटेक्शन और थर्ड देखेंगे स्ट्रक्चर। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, एक बार फिर से देखो भी, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी कर रहे हैं और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम सबसे पहले कि सर्कुलेशन होता क्या है, व्हाट इज सर्कुलेशन, एंड सेकंड व्हाई सर्कुलेशन, सर्कुलेशन होता क्यों है, और थर्ड सर्कुलेशन का ओरिजिन, फोर्थ सर्कुलेशन के अंदर कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, फिफ्थ सर्कुलेशन का फंक्शन क्या क्या होता है, और सिक्स्थ सर्कुलेशन की साइट क्या होती है। तो हम सर्कुलेशन की साइट में हार्ट तक स्टडी कर लिया। अब हमने हार्ट में भी हार्ट की लोकेशन देख ली, हार्ट की प्रोटेक्शन देख ली। अब हम स्टडी करेंगे हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी शायद तक, और यदि किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो ये क्लास देखने के बाद इस क्लास से नेक्स्ट किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो हमें मैसेज कीजिएगा। अब देखिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। वैसे तो अपने जब पिक्चर वगैरह देखा करते हैं या कोई भी अलग जब देखा करते हैं तो हमें हार्ट किसी भी सॉन्ग पिक्चर वगैरह में हमें ऐसा दिखाया जाता है। ये सही है, हार्ट ऐसा ही होता है, बट बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हार्ट ऐसा होता है हार्ट की वजह से इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है।
इस तरह से, ठीक है। अपने थोड़ा रफ डायग्राम बनाएंगे क्योंकि उसमें समझ अच्छे से आ जाएगा। मान लीजिएगा ये हार्ट, ठीक है। अब हार्ट सबसे पहले बात करें तो हार्ट डिवाइड होता है अलग अलग चैम्बर्स में। ह्यूमन हार्ट की बात करें तो ह्यूमन हार्ट डिवाइड होता है 4 चैम्बर्स में बात करेंगे। कोई 3 चैम्बर्स में होता है, कोई 2 चैम्बर्स में होता है, बट अपने ह्यूमन हार्ट की ही बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर के अंदर। तो ह्यूमन हार्ट डिवाइड इन 4 चैम्बर। फोर चैम्बर, 2 चैम्बर इज कॉल्ड auricle and 2 chamber is called ventricle. 2 chamber auricle, 2 chamber ventricle, नो डाउट। यानी कि upper is auricle and lower is ventricle. Upper is auricle and lower is ventricle. And that is the first auricle and that is the second auricle. So 2 auricles हो गए। Upper is auricle, second is ventricle, and that is the first auricle and that is the second auricle. Yeah, that is the right auricle, that is the left auricle. 2 auricles हो गए। इधर वाले को बोल दिया राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल। इधर वाले को बोल दिया लेफ्ट ऑरिकल। तो सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना कि साइज जब बात की जाए तो ऑरिकल इज लार्जर देन, सॉरी, ventricle is larger than auricle. वेंट्रिकल साइज में बड़ा होता है कंपेयर देन ओरिकल से। मैंने वेंट्रिकल बड़ा बनाया है ओरिकल से। वेंट्रिकल बड़ा, ओरिकल छोटा। वेंट्रिकल इज लार्जर देन ओरिकल, ठीक। अब बात करेंगे राइट ऑरिकल इज लार्जर देन लेफ्ट ऑरिकल। राइट ऑरिकल बड़ा होता है लेफ्ट ऑरिकल से, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार डायग्राम इस तरह से बना रहा था, ठीक। ये छोटा बना रहा था, ये बड़ा बना रहा था, रफ डायग्राम। तो ऑरिकल में बात करें तो राइट ऑरिकल इज लार्जर देन लेफ्ट ऑरिकल, या साइज में यही एक साथ लिख दें, राइट ऑरिकल इज राइटर देन लेफ्ट ऑरिकल, नो डाउट। सेकंड, इसको बोल दिया राइट, इसको बोल दिया लेफ्ट, ये भी वेंट्रिकल और ये भी वेंट्रिकल। ओरिकल ऊपर वाले, वेंट्रिकल नीचे वाले। दैट इज द राइट ओरिकल, दैट इज द लेफ्ट ओरिकल, फर्स्ट ओरिकल, सेकंड ओरिकल, नो डाउट। तो साइज में लेफ्ट ओरिकल इज लार्जर देन राइट, सॉरी, लेफ्ट वेंट्रिकल इज लार्जर देन राइट वेंट्रिकल। ये बहुत सारे यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन छोटे छोटे क्लियर हो गए कि 4 चैम्बर में डिवाइड होता है, बट 4 चैम्बर में से चारों चैम्बर का साइज अपना अपना फिक्स अलग अलग होता है। इस बात का ध्यान रखना। सबसे छोटा, फिर बड़ा,
फिर बढ़ा तो फिर बढ़ा। सबसे बड़ा चैम्बर ये होता है, इसीलिए मैक्सिमम मसल्स प्रेजेंट इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे ज्यादा मसल्स हार्ट में कहीं भी होती है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में होती है। समझे मेरी बात आप? तो ये यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि टू ओरिकल्स टू वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल इज लार्जर देन ओरिकल, राइट ओरिकल लार्जर देन लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल लार्जर देन राइट वेंट्रिकल। नो डाउट, ठीक है। अब ओरिकल ऊपर वाले और वेंट्रिकल नीचे वाले। ओरिकल एंड वेंट्रिकल इज डिवाइड बाय वन सेप्टम, डिवाइड बाय वन सेप्टम। Auricle and ventricle is divided by one septum. That is called auricle ventricle septum या auricle ventricle septa. That is the auricle ventricle septum. No doubt. Auricle and ventricle is divided by a septa, that is called auricle ventricle septa. ठीक है। right auricle and left auricle is divided by a septa. Right auricles and left auricle is divided by a septa. That is called inner या inter auricle septa. That is the called intra-auricle septa या intra-auricle septum. Septum या septa एक ही बात। That is the intra-auricle या inner auricle septum. And right ventricle and left ventricle is divided by one septa. That is called interventricle septa. That is called interventricle septa. Auricle and ventricle is divided by one septa, that is called auricle ventricle septa. And right auricle and left auricle is divided by a septa, that is called inner auricle septa. Inner auricle septa. No doubt. Ventricle is left and right ventricle is divided by a septa, that is called inner या interventricle septa. यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम भाई? नो डाउट। अब देखिएगा कैसे। यहां से स्टार्ट होती है मसल्स। इस तरह से इसकी आउटर लेयर जो होती है वो मसल से कवर रहती है। इस तरह से हार्ट जो होता है वो मसल से कवर रहता है। इस तरह से हार्ट मसल से कवर रहता है। इस मसल्स की लेयर को बोला जाता है मसल्स पेक्टिनेट। इस लेयर को क्या बोला जाता है? मसल्स पेक्टिनेट। दैट इज कॉल्ड मसल्स पेक्टिनेट। सेकेंड लेयर इसकी that is the called papillary muscles. इसको थोड़ा मैं डार्क बना रहा हूँ, मेरे पास तो चलो सिंगल कलर आई है, सिंगल कलर मार्क देन आई डार्क।
डार्क मसल्स इज पेपिलरी मसल्स, नो डाउट। ठीक है, अब देखिएगा भाई, फर्स्ट अपने ट्रिक से याद करेंगे। राइट ओरिकल को थोड़ा सा सबसे स्टार्ट में स्टडी किया, इसलिए इसको बोल दिया आपने सिंगल लेयर मसल्स। इसको डबल लेयर जो यहाँ से ओरिजिन हुई उसको बोल दिया पेपिलरी मसल्स, इसको मसल्स पेक्टिनेट। और थर्ड जो कोंग है, थर्ड जो चैम्बर है, उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मसल्स प्रेजेंट है। थर्ड जो है चैम्बर, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल, इन द लेफ्ट वेंट्रिकल मैक्सिमम नंबर ऑफ मसल्स इज प्रेजेंट। इन द लेफ्ट वेंट्रिकल मैक्सिमम नंबर ऑफ मसल्स इज प्रेजेंट, नो डाउट। तो इस तरह से हार्ट की स्ट्रक्चर है ये पूरी, अभी नहीं, बाकी एक बार आप इसकी बेसिक सी स्ट्रक्चर है ये इतना स्टडी करो, नेक्स्ट वाली क्लास में आपको हार्ट के स्ट्रक्चर फिर से दोबारा से पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर करवा दूँगा, नो डाउट। फिर से देखो एक बार, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कल बताना, या मैसेज कोई भी, यदि आपको प्रॉब्लम आए किसी भी लैंग्वेज के अंदर, किसी भी कोई समझ में ना आए, तो आप प्लीज़ जब क्लासेस देखो तो उससे पहले थोड़ा मैसेज कर देना, नेक्स्ट क्लास के लिए वो क्वेश्चन आपका सॉल्व करवा दिया जाएगा। मेरे ख्याल से समझ आया होगा सबको, बिल्कुल बेसिक पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे, ठीक है। समझ आना चाहिए, थोड़ा करवा देंगे, कम करवा देंगे, बस समझ आएगा। थोड़ा देखिएगा इसको, यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बाकी हो तो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर इसमें भी डिस्कस कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।